Assalamu alaikum students, welcome to MK Preparation. I am Mariam. First of all, I would like to extend my gratitude to Sir Mubashir Ahmed who give this opportunity to young students to enhance their knowledge and polish their skills. Thank you so much sir. The topic of my presentation is DNA replication. Before starting discussion about this topic, I would like to tell you about the contents. फर्स्ट वन इज पर्पस और वाई डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले हम पर्पस डिस्कस करेंगे। किसी भी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए या किसी भी मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि पहले उसके पर्पस को अंडरस्टैंड किया जाए या वाई। तो पहले हम पर्पस को डिस्कस करेंगे कि डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो क्यों होती है, इसका पर्पस क्या है। देन व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन है क्या, इसको डिस्कस करेंगे। देन मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कि हाउ डीएनए रेप्लिकेशन, कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होती है, उसके बारे में जो मॉडल्स प्रेजेंट किए हैं उन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। देन वेरीफाइड मॉडल, मिजल्सन एंड स्टाहल ने जो एक्सपेरिमेंटली मॉडल को वेरीफाई किया था डीएनए रेप्लिकेशन के, उस मॉडल को डिस्कस करेंगे। फर्दर प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उन स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंजाइमोलॉजी या इंजाइम्स का क्या रोल है, किस स्टेप में कौन सा इंजाइम क्या रोल प्ले करता है, ये डिस्कस करेंगे। देन सम important MCQ. After this, I will tell you about the references from which this presentation is taken. Purpose. पर्पस क्या है डीएनए रेप्लिकेशन का, जब हम जानते हैं कि सेल डिवीजन में सेल डिवाइड होता है, एक और सेल बना देता है, तो जो सेल का पास जो अपना डीएनए होता है वो पेरेंटल डीएनए होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अपनी एक कॉपी बना देता है और एक और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देता है, और वो जो डीएनए है वो न्यू सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है जो कि डॉटर सेल होता है, क्योंकि उसको अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हेरिडिटी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल चाहिए होता है। सो डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है और अपनी जो इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए की कॉपी के ज़रिए नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का जो वर्ड है वो रेप्लिका से ड्राइव किया गया है। रेप्लिका का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, डबल होना। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है रेप्लिकेशन, क्योंकि ये डीएनए की रेप्लिकेशन है तो इसमें डीएनए डबल होता है। ये एक इम्पोर्टेंट और वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसमें जो डीएनए है वो अपनी ही कॉपी को क्रिएट करता है। डीएनए का वो फंक्शन जिसमें डीएनए अपनी ही कॉपी बनाता है उसको डीएनए की ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी या ऑटो कैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए कहते हैं। डीएनए के जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने मॉडल्स दिए थे उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम डीएनए के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें। डीएनए जो है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी मैनी न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो पेंटोस शुगर पे मुश्तमिल होता है, इसके अलावा फॉस्फेट पे, और जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं साइटोसिन और गवानीन आपस में बॉन्ड बनाती हैं, जबकि एडेनिन और थायामीन। साइटोसिन और गवानीन में ट्रिपल बॉन्ड, जबकि एडेनिन और थायामीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 3 प्राइम एंड प्रेजेंट है तो इसके जो साथ है वो 5 प्राइम एंड होगा, और जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनी होती है। अब मॉडल्स हैं, मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पहले 3 मॉडल दिए जाते थे कि इन 3 मॉडल्स के अकॉर्डिंग डीएनए रेप्लिकेट करता है। फर्स्ट है कंजर्वेटिव मॉडल, इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि कंजर्वेटिव मॉडल है तो पेरेंटल डीएनए जो है, पेरेंटल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें के जो दोनों स्ट्रैंड है वो कंजर्व हो जाते हैं, पेरेंटल डीएनए कंजर्व रहता है, जबकि जो डॉटर डीएनए वो 100% न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है। यही आप देख सकते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन में है और यही सेकंड एप्लीकेशन में। जो पेरेंटल डीएनए है वो कंजर्व रहा है 100%, और डॉटर डीएनए जो है वो 100% न्यूली सिंथेसाइज्ड है। इस मॉडल को कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। जो नेक्स्ट मॉडल है वो है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है इसको वॉटसन एंड क्रिक ने प्रेजेंट किया था 1953 में, जब वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। तो डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, कौन सा मॉडल है, तो उस टाइम तक ये डिस्कवर नहीं हुआ था।
1956 में पहला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज डिस्कवर हुआ है और उसके काफ़ी अरसे बाद सेमी कंजर्वेटिव मॉडल डीएनए का जो है वो डिस्कवर हुआ है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है वो है सेमी हाफ कंजर्वेटिव। इसमें पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करता है और इसके साथ जो सेकंड स्ट्रैंड जो दूसरा स्ट्रैंड बनता है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। तो जो डीएनए है वो 50% पेरेंटल डीएनए न्यू जनरेशन में कंजर्व हो जाता है। ऐसे ही आप इसको फर्स्ट रेप्लिकेशन में देख सकते हैं और सेकंड रेप्लिकेशन में भी यही है कि पेरेंटल स्ट्रैंड जो है उसने टेम्पलेट के तौर पे एक्ट किया है और उसके साथ जो बना है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो दूसरा स्ट्रैंड है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड है। दोनों स्ट्रैंड कंबाइन हो गए हैं तो इसलिए इसमें एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड है। तो डीएनए जो है वो हाफ डीएनए जो है वो कंजर्व हो गया है, तो इसको हाफ कंजर्वेटिव या सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। जो थर्ड मॉडल है वो है डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल में जो पेरेंटल डीएनए है वो स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और ये स्मॉल सेगमेंट्स और न्यूली सिंथेसाइज्ड जो डीएनए है वो कंबाइन होकर इंटरमेक स्ट्रक्चर बना देते हैं। आप इसको फर्स्ट एप्लीकेशन साइकिल में भी देख सकते हैं और सेकंड एप्लीकेशन में भी। ये डीएनए का डिस्पर्सिव मॉडल है। अब हमने ये डीएनए के तीनों मॉडल्स जो हैं इनको डिस्कस कर लिया कि रेप्लिकेशन किन 3 मॉडल्स के जरिए कंसीडर की जाती थी होती है। अब ये देखेंगे कि मिचेल्सन एंड स्टाहल ने जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई मॉडल किया था उन्होंने कौन से मॉडल को वेरीफाई किया था। उन्होंने बैक्टीरिया को यूज़ किया। अब क्वेश्चन ये है कि बैक्टीरिया को ही एक्सपेरिमेंट में यूज़ क्यों किया, तो इसकी 2 रीज़न है। एक तो ये कि बैक्टीरिया जो है उसका ग्रोथ रेट फास्ट है, वो 20 मिनट में न्यू प्रोजेनी जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। दूसरा ये कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो बैक्टीरिया और ह्यूमन या प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम है। रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिफरेंस है, उसके कुछ स्टेप्स में डिफरेंस प्रेजेंट है, बट रेप्लिकेशन जो है वो सेम है। तो उसने बैक्टीरियल डीएनए लिया, उसमें जो नाइट्रोजन थी वो नॉर्मल नाइट्रोजन थी, उसको हैवी N15 मीडियम में ग्रो कराया। उसके बाद उसने उसको टेस्ट ट्यूब में डाला जिसमें सीजियम क्लोराइड डाली हुई थी। अब सीजियम क्लोराइड का क्या फंक्शन है? सीजियम क्लोराइड जो है वो डेंसिटी ग्रेडियंट के तौर पे एक्ट करती है। डेंसिटी जो है वो मैस ओवर वॉल्यूम की रेशियो है, तो ग्रेडियंट क्या है कि डेंसिटी की बेस पे सेपरेट करेगी। जो हैवी मॉलिक्यूल होगा या हैवी पोर्शन होगा डीएनए का वो बॉटम में आ जाएगा, जो लाइट होगा वो सरफेस पे आ जाएगा। जब उसने इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया और फिर डीएनए जो था वो बॉटम में मिला, जब इस डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया तो ये कंक्लूड किया कि इस डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड ही हैवी नाइट्रोजन वाले N15 वाले हैं। इसने इसी बैक्टीरिया को लाइट मीडियम N14 में ग्रो कराया, दोबारा टेस्ट ट्यूब में डाला, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया, तो जो हमें रिजल्ट्स मिले ये डीएनए सेंटर में था। जब इस डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया तो पता चला कि डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो N14 वाला और एक स्ट्रैंड जो है वो N15 वाला था। फिर इसी को दोबारा ग्रो कराया लाइटर मीडियम में और फिर जो न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई, ये प्रोसेस रिपीट किया तो हमें जो डीएनए मिला वो सेंटर और सरफेस पे मिला। तो जो 2 डीएनए हैं उनमें जो डीएनए था पेरेंटल उसने टेम्पलेट के तौर पे एक्ट किया है और न्यूली सिंथेसाइज्ड जो नॉर्मल था एक स्ट्रैंड उनका हैवी है और एक स्ट्रैंड जो है वो लाइटर है, जबकि जो 2 डीएनए इनके दोनों स्ट्रैंड जो है लाइटर है। तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है ये डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन में हम जानते हैं कि 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, बट स्टूडेंट्स की आसानी के लिए इसको काफ़ी सारे स्टेप्स में छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया ताकि इजीली आप रेप्लिकेशन को अंडरस्टैंड कर सकें। ये जो फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं ये इनिशिएशन है। फर्स्ट 4 स्टेप्स में पहला स्टेप जो है वो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट है, अनवाइंडिंग है डीएनए की, टेम्पलेट डीएनए का बनना है और आरएनए प्राइमर है। नेक्स्ट जो 2 स्टेप्स हैं चेन इलोंगेशन एंड रेप्लिकेशन फोक, ये इलोंगेशन है और प्रूफ रीडिंग, टर्मिनेशन एंड ज्वाइनिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स ये जो है टर्मिनेशन स्टेप है। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट, डीएनए की जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, कहीं से भी डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगी, बल्कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू होती है जो कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है 100 to 200 बेस पेयर का, उसको हम इनिशिएशन पॉइंट, ओरिजिन या ओरिक कहते हैं, जहाँ से रेप्लिकेशन फोक बनना शुरू होता है। जैसे कि ये जो है ये ओरिजिन है,
फिर उसके बाद ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है। अब ये जो है स्पेसिफिक इनिशिएशन प्रोटीन्स होती हैं जो कि रिकॉग्नाइज करती हैं इनिशिएशन साइट को डीएनए पे। ये जो प्रोटीन होती हैं ये आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट करेगा फिर और प्राइमर को बना देगा और डीएनए की चेन बनना शुरू हो जाएगी। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की रेप्लिकेशन में डिफरेंस सिर्फ ये है कि प्रोकैरियोट क्रोमोसोम जो है इसमें सिर्फ एक इनिशिएशन पॉइंट प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में सेवरल इनिशिएशन पॉइंट या रेप्लिकेशन फोर्क प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो हेलिकेज एक इंजाइम है जो कि डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देता है, और कुछ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि दोनों स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करती हैं और रिकम्बाइन होने से रोकती हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो टेम्पलेट डीएनए है। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, तो जो वो स्ट्रैंड जो जिसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, जैसे ये 3 to 5 है तो इस पे कुछ बेस प्रेजेंट होंगी, एडेनिन कह सकते हैं हम और गवानीन। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड बनेगा 5 to 3 डायरेक्शन में न्यूली सिंथेसाइज होगा। तो ये जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करेगा। तो इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, टेम्पलेट डीएनए कहते हैं। आरएनए प्राइमर, जब भी न्यू सिंथेसाइज डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा न्यू डीएनए को, तो वो 5 to 3 डायरेक्शन में करेगा, लेकिन इससे पहले एक प्राइमर रिक्वायर होता है। आरएनए प्राइमेज जो है वो प्राइमर को सिंथेसाइज करता है, वो प्राइमर आके डीएनए के साथ बॉन्ड बनाएगा और देन जो है वो रेप्लिकेशन शुरू होगी। नेक्स्ट है चेन इलोंगेशन। प्राइमर अटैच हो गया तो प्राइमर अटैच के बाद पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा और चेन जो है वो ग्रो करती जाएगी। इस प्रोसेस को जो है इलोंगेशन कहते हैं। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन फोर्क। दो स्ट्रैंड्स पे डीएनए के सेपरेट हो गए हैं 3 to 5। ये जो स्ट्रैंड है रेप्लिकेशन 5 to 3 डायरेक्शन में होगी और ये जो स्ट्रैंड है वो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा। तो इस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली बनेगा। यहाँ 5 प्राइम एंड प्रेजेंट होगा और यहाँ 3 प्राइम एंड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ 5 या 3 से जो न्यू स्ट्रैंड बनना शुरू करेगा वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में बनेगा, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं बल्कि डिसकॉन्टिन्यूसली बनेगा। तो उस स्ट्रैंड को हम कहेंगे तो लैगिंग स्ट्रैंड, और उन फ्रेगमेंट्स को जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होंगे उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहेंगे, क्योंकि उनको ओकाजाकी ने डिस्कवर किया था। जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो लाइगेज एंजाइम है जो कि इन गैप को फिल कर देगा। अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। ड्यू टू ओपनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो बन जाएगी। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हमने पढ़ा है कि स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन 5 to 3 डायरेक्शन में होगी, और कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड जो है उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और वो स्ट्रैंड जो डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होगा उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। लाइगेशन क्या है? आरएनए प्राइमर जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद गैप्स को सील कर दिया जाएगा लाइगेज एंजाइम से। लाइगेज एंजाइम जो है वो प्रोकैरियोट्स में एनएडीपी की प्रेजेंस में एक्टिव होगा और एटीपी की प्रेजेंस में यूकैरियोट्स में एक्टिव होगा। रेप्लिकेशन का प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी। प्रूफ रीडिंग है, जब डीएनए की रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो डीएनए की रेप्लिकेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें कोई भी बेस में एरर आ सकता है। तो पॉलीमरेज डीएनए 1, पॉलीमरेज 1, 2 जो है वो प्रूफ रीडर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, वो रीड करते हैं, और अगर कोई मिसमैचिंग बेस पेयर में प्रेजेंट होती है तो उसको कट करके एग्जैक्ट करेक्ट बेसिस ऐड कर देते हैं और प्रूफ रीडिंग करते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स, जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होंगे, गैप्स होंगे, उनको फिल कर दिया जाएगा। रिमूवल ऑफ, अब जो रेप्लिकेशन जब स्टार्ट हुई थी तो हमने पढ़ा था कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट होने के लिए आरएनए प्राइमर चाहिए था जो कि आरएनए प्राइमेज ने ऐड किया था। अब ये तो नहीं हो सकता कि डीएनए के साथ आरएनए का एक छोटा सा पीस अटैच रहे, तो पहले उसको रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो उसको रिमूव कर देगा, जो एक एंजाइम है, और इसके बाद जो डीएनए का जो सीक्वेंस है यूरासिल की बजाय डीएनए की न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा। नेक्स्ट एंजाइम्स, अब अगेन एंजाइम डिस्कस करते हैं जो हमने एंजाइम्स पढ़े हैं। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? प्राइमेज है जो कि कैटालाइज करता है शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस को और प्राइमर को ऐड करता है।
डीएनए पॉलीमरेज 1 है जो कि गैप को फिल करता है, प्रूफ रीडिंग करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 है जो कि मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है और रेप्लिकेशन जो है वो इसी की वजह से होती है। हेलिकेज है जो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करता है। गायरेज है जो कि डीएनए को सुपर कॉइलिंग से प्रिवेंट करता है। लाइगेज है जो कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को कंबाइन करता है। ओवरव्यू है ये। अब तक आप समझ चुके होंगे डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस, लेकिन मजीद जो है क्लैरिटी के लिए ये डायग्राम दी गई है ताकि इससे आप ओवरव्यू लेके पूरे टॉपिक को समझ सकें। ये 3 to 5 है, 5 to 3 है। ये हेलिकेज है जो जो ये हेलिकेज एंजाइम है जो डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट कर रहा है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि इसको स्टेबलाइज कर रही है। टोपोआइसोमरेज जो एंजाइम है वो इसको सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करेगा। डीएनए प्राइमेज एंजाइम है जो कि आरएनए प्राइमर है। आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस होगी जिससे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। 5 to आरएनए प्राइमर है। डीएनए लाइगेज है जो कि सेगमेंट्स को जोड़ेगा, कंबाइन करेगा। पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा। ये लैगिंग स्ट्रैंड है जिसमें फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट हैं जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, और ये जो स्ट्रैंड है वो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है। इसमें पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड कॉन्टिन्यूअसली ऐड कर रहा है और ये कॉन्टिन्यूअसली जो है इसकी फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। जबकि ये फ्रेगमेंट्स ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है जो कि बाद में लाइगेज एंजाइम जो है वो इनको कंबाइन करेगा, तो इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं कि द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए आर ज्वाइंड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस कट डाउन एक्टिविटी शो करता है। पॉलीमरेज जो है वो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। प्राइमेज जो है वो प्राइमर को ऐड करता है। सो लाइगेज, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि लाइगेज वो एंजाइम है जो कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको ज्वाइन करता है। सेकंड एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन स्टडी। न्यूरोस्पोरा, ड्रोसोफिला, ई कोलाई, न्यूमोनोकस। तो हम जो स्टडी करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में उसको ई कोलाई या बैक्टीरिया को यूज करते हैं। क्यों, ये रीजन आपको पहले बताई थी। Which of the following enzymes separate the two strands of DNA during replication? गायरेज जो है और टोपोआइसोमरेज ये सुपर कॉइलिंग से प्रिवेंट करते हैं। हेलिकेज जो है वो प्रिवेंट कर ये 2 स्ट्रैंड को सेपरेट करता है। पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन मॉडल वर कंसीडर्ड बिफोर सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाज कंफर्म्ड। 3 मॉडल्स थे, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव के। इन 3 मॉडल से डीएनए रेप्लिकेट करता है। नेक्स्ट, विच आइसोटोप्स वर यूज्ड बाय रिसर्चर हु फर्स्ट कंफर्म द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो मिजल्सन एंड स्टाहल ने नाइट्रोजन के आइसोटोप्स यूज किया था, एंड 14 वाला नॉर्मल था और N15 जो था वो हैवी था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। द लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली। लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअसली बनता है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में बनता है जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, तो ये ट्रू है। जबकि लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कॉन्टिन्यूअसली बनता है। हु मेड द डिस्कवरी दैट वन डीएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली इन फ्रेगमेंट्स। तो किसने डिस्कवर किया था ये? इन डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं और इनको ओकाजाकी ने डिस्कवर किया था। सो बी इज द राइट ऑप्शन। द बैक्टीरियल ओरिक, तो ये हम जानते हैं कि ओरिक जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। सो अब हमने एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द रेफरेंसेस from which this presentation is taken. These are FSC Biology Book Part 1 and 2, Federal Biology Book, Miller and Harley Zoology, Cell and Molecular Biology by P.S. Verma, and there are some online resources which are Wikipedia, Digest. Thank you so much, students.